नमस्ते। हे राम टू जय श्री राम के इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 7, संपूर्ण क्रांति, द कोलैप्स ऑफ जनता परिवार, आइडियलिस्ट जेपी बिट्रेड। मुझे हरदम ये लगता है कि जेपी का जो सपना था, गांधी के बाद इस देश को सेल्फलेस, मतलब उन्होंने कोई पद की इच्छा नहीं की, उन्होंने किसी इलेक्शन में खड़े होने की इच्छा नहीं की। और सन 1974-75 में जब देश में वो समय आया कि एक मैच्योर लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जिसके ऊपर लोगों का विश्वास हो, उसकी ज़रूरत पड़ी, तो जेपी एक बहुत एडवांस एज में और अपने गिरते स्वास्थ्य के समय भी उन्होंने वो नेतृत्व देने के लिए तैयार हुए थे। और ये कहीं ना कहीं मुझे हरदम लगता है कि जो जनता परिवार का फेल्योर था वो जेपी के साथ नाइंसाफ़ी थी, जिसको इफ़ आई एम नॉट यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड्स। इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी हो गया, 21 महीने इमरजेंसी के हो जाते हैं। 18 जनवरी 1977 में मिसेस गांधी अब ये डिसाइड करते हैं कि नाउ वी विल गो फॉर इलेक्शंस। तो 21 महीने इमरजेंसी रहती है। 23 जनवरी को फॉर्मली जनता पार्टी का जन्म होता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो चैप्टर है इसमें हमने 23 जनवरी 1977 इसीलिए है, उसकी सिग्निफिकेंस है कि द जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड ऑन 23 जनवरी 1977। जनता पार्टी जो इनिशियली जनता मोर्चा था गुजरात में, और फिर अलग अलग ये जो पार्टीज़ लड़ रही थी, उसमें बीएलडी था ऑफ चरण सिंह, उसमें स्वतंत्र पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ थी, कांग्रेस ओ थी, ये सारे लोगों ने मिलके जनता पार्टी बनाई। अब चूंकि टाइम नहीं था और इलेक्शंस वाज राउंड द कॉर्नर, तो उस समय चुनाव निशान भारतीय लोकदल का, जो चरण सिंह की पार्टी की थी, वो हल्दर रखा गया। फार्मर विथ अ प्लाउ, मतलब कंधे पे हल लिए किसान, और वो फॉर्मली वही जनता पार्टी का निशान हुआ। और आज भी जब आप आर्काइव में जाते हैं तो आपको उस समय की जनता पार्टी ने बीएलडी के एमपीज और एमएलएज दिखाई देते हैं। खैर, इसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 2 फरवरी 1977 में कांग्रेस का एक हिस्सा, जो किन्हीं भी कारणों से असंतुष्ट था, वो जगजीवन राम के नेतृत्व में उसने कांग्रेस छोड़ी और उसका नाम हुआ था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, CFD। हेमवती नंदन बोगड़ा, नंदिनी सतपथी, बड़े लीडर उसमें आए, और इन लोगों ने जनता पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट किया। ये अपने को इन्होंने जनता पार्टी में मर्ज नहीं किया। अब इसके रिपरकशंस क्या थे क्या नहीं थे, ये बाद में कभी बात होगी, लेकिन बुक में मैंने जिस तरह से किया है। इलेक्शंस होता है, जनता पार्टी के पूरे स्टार मतलब प्रचारक होते हैं, और 23 मार्च 1977 को जनता पार्टी 295 सीट्स आउट ऑफ 405, उस समय 405 सीट ही जनता पार्टी लड़ी थी, बाकी सीट उसने अपने एलाइज के लिए छोड़ी थी। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस की उस समय भी सीट्स आई थी 154, एंड 34.5% वोट परसेंटेज था, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थी। नॉर्थ साउथ डिवाइड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। साउथ में जनता पार्टी की सिर्फ 6 सीट आई थी। साउथ जब मैं बोल रहा हूँ तो उस समय का केरल, उस समय का कर्नाटक, उस समय का तमिलनाडु, उस समय का आंध्र प्रदेश, क्योंकि तब तेलंगाना बना नहीं था, इनमें सिर्फ 6 सीट आई थी। और केरल में जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मतलब नॉर्थ साउथ डिवाइड उस समय भी बहुत स्ट्रांग था। कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स थे, उसमें मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, जनता पार्टी के प्रधान महासचिव जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण हेगड़े। मैंने इसको भी अपनी बुक में बोला है कि ये सब कांग्रेस के थे, ये सब लोग कांग्रेस से निकल के यहाँ आए थे। सारा इमरजेंसी का पूरा मूवमेंट जो अपोजिशन ने किया था, सोशलिस्टों ने, जनसंघ ने, बाकी पार्टीज़ ने, वो एंटी कांग्रेस, करप्शन ऑफ इंदिरा गांधी के उस पर था। लेकिन जब बात चुनने की आई कि हु इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो कांग्रेस में से ही वो लोग चुन रहे थे, और कांग्रेस का ही कोई आदमी उनका अध्यक्ष भी बना था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने मेंशन की है कि चंद्रशेखर का नाम उसके बाद अध्यक्ष जी वहीं से पड़ा, ही फर्स्ट टाइम वो जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। एक चीज़ और इसमें हुई कि एक कुछ चीज़ें कांग्रेस से मिलती जुलती थी, संस्कृति में बात कर रहा हूँ।
कांग्रेस में एक सिस्टम ये था कि हाई कमांड तय करता था। हाई कमांड मतलब इंदिरा गांधी यूज टू फाइनलाइज कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन पार्टी में, मतलब कैसे टिकट होगा। उसी चीज़ का रेपिटेशन हम कहीं ना कहीं देखते हैं जब जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में जो चुने हुए सांसद थे उन्होंने तय नहीं किया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये काम दे दिया गया कि भाई जेपी और कृपलानी, आचार्य कृपलानी, ये लोग तय करें कि हम इनका चीफ मिनिस्टर, इनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मतलब आपने एक लोकतांत्रिक ढंग से, एक डेमोक्रेटिक वे से अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने की जगह आपने क्या किया, आपने अपनी ये राइट्स को दो लोगों के हाथ में दे दिया, विच वॉज समथिंग लाइक कांग्रेस, विच वॉज अगेन अ हाई कमान। उस समय भी कांग्रेस में इंदिरा गांधी और संजय गांधी थे, आपने यहाँ जेपी और कृपलानी जी को दे दिया। और एक चीज़ और जान लीजिए, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन यह भी तय था कि मोरारजी देसाई की एक्सेप्टेंस उतनी नहीं थी, तो एज अ कंप्रोमाइज जगजीवन राम और चरण सिंह, ये दोनों लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद इनको दिया गया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि इंदिरा गांधी को माना गया था कि शी वॉज द कॉर्नरस्टोन, मतलब वो एक करप्शन का सबसे बड़ा उदाहरण थी और उनके अंदर कितना करप्शन होता था इत्यादि इत्यादि। पर इंदिरा गांधी के पास अपनी छत नहीं थी, शी नेवर हैड अ हाउस, उनका अपना घर नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। उनके पास केवल एक प्लॉट था जो फिरोज़ गांधी ने कई साल पहले, 10-20 साल पहले इस घटना से कभी दिल्ली में कहीं महरौली या कहीं खरीदा था, सैनिक फार्म आम टाइप, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं था। और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि वो कहाँ रहेंगे। वो मैंने कहा है कि कैसे चंद्रशेखर और जेपी कहते हैं कि भाई इनको, क्योंकि चरण सिंह का थोड़ा यह था कि इनको घर से निकाला जाए, इनका घर से बेदखल किया जाए। फिर वो मोहम्मद यूनुस के घर में जाती हैं और जिसका सरकार जो मार्केट रेंट होता है उस रेंट पे उस घर में रहती हैं। मैंने इसको भी कवर किया है। मैंने एक चीज़ और कवर की है, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द ओनली जनता पार्टी कैंडिडेट जो वीवी गिरी से हारे थे। अगर आपको याद हो, वीवी गिरी का जब इंदिरा गांधी ने कॉन्शियस वोटिंग की बात की थी 69 में, तो संजीवा रेड्डी वॉज द ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, उनको वीवी गिरी ने हराया था। 77 में वो जनता पार्टी के कैंडिडेट होके आंध्र प्रदेश से एक सीट जीती थी, ओनली 1 सीट जनता पार्टी जीती थी, वो संजीवा रेड्डी थे। वो आए, फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ होती है और ये कुछ तीन महीने 21 दिन या 20 दिन के लिए शॉर्टेस्ट टर्म इनका एज स्पीकर ऑफ लोकसभा था। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। इसके बाद का मैंने और ये किया कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि कहा यह गया था कि हम लोग कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, लेकिन 10 स्टेट्स में अर्ली इलेक्शंस कराए गए। अभी इलेक्शंस ड्यू नहीं थे, लेकिन इलेक्शंस जल्दी कराए गए और उन 10 जगहों पे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट फिर मैंने बताया है कि कैसे जनसंघ ने कैलाश जोशी मध्य प्रदेश में, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश में और केन साहनी दिल्ली में, कैसे जनसंघ और आरएसएस ने अपने नॉमिनीज़ को इस जगह चीफ मिनिस्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया। फिर देवील अब इस समय क्या था कि मोरारजी देसाई के पास कोई काडर तो था नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए थे बट ही नेवर हैड हिज ओन पीपल, तो वो काडर था चरण सिंह के पास। तो इसीलिए चरण सिंह ने अपने नॉमिनी देवीलाल जी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया और नीलमणि राउतरे को उन्होंने उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये दोनों लोग चरण सिंह के नॉमिनी थे। बिहार में थोड़ा एक बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बिहार में इसलिए नहीं हो पा रही थी, बिहार में सोशलिस्ट भी थे, बिहार में बीएलडी भी थी, बिहार में कांग्रेस ओबी भी थी। तो वहाँ पे फाइनली इलेक्शन हुआ और कर्पूरी ठाकुर को बैक किया चरण सिंह ने और एसएन सिन्हा को बैक किया कांग्रेसों ने। चरण सिंह ने सपोर्ट लिया जनसंघ का और वहाँ पे इसीलिए कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार के, ये भी मैंने मेंशन किया है। और फिर उत्तर प्रदेश में कैसे राम नरेश यादव, जिनको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है, लीडर थे, उनको चरण सिंह ने कैसे चीफ मिनिस्टर बनाया जनसंघ के सपोर्ट से, और कैसे वहाँ पे रामधन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, यंग टर्क्स में एक वो भी थे, चंद्रशेखर के अच्छे मित्र थे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। मैंने एक चीज़ और कही है कि जो इंदिरा गांधी की सेंस ऑफ टाइमिंग था, मतलब सेंस ऑफ टाइमिंग मेरे हिसाब से इंडिया की करंट पॉलिटिक्स में
सेंस ऑफ टाइमिंग, क्योंकि कई लोग मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी का सेंस ऑफ टाइमिंग कभी कभी गलत होता है, ज़्यादातर गलत होता है। जिस समय आपको याद है ना, उन्होंने कोरोना में कितनी गलत किया, उन्होंने वो उनका सेंस, लेकिन सेंस ऑफ टाइमिंग के बारे में जो कहते हैं ना, उस इंदिरा गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है। जब बेलछी हुआ, आपको एक कांड बता दूं, 22 में 1977 मार्च में सरकार बनती है, मई में बिहार में बेलछी में कुछ शेड्यूल कास्ट और कुछ सुनार, इन लोगों की हत्या प्रकाश द्वारा होती है। और इंदिरा गांधी जानते हैं कि दिस इज़ माय मोमेंट। वो सारे काम धाम छोड़ के बारिश में वो वहाँ जाती हैं, वहाँ जा नहीं सकती थी। वो पहले उनकी कार फंस जाती है, फिर उनका ट्रैक्टर से जाती हैं, वो फंस जाता है, फिर वो हाथी पे चढ़ के, वो मैंने इंसिडेंट कोट किया, कैसे हाथी पे चढ़ के वो पहुँचती हैं उन दलितों के बीच, और वहाँ से रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी की कहानी शुरू होती है। फिर मैंने, हाँ, एक एपिसोड और एक मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इंडिया की दृष्टि से और करंट उससे, मुरारजी देसाई का जो प्रोहिबिशन के प्रति उनका एक था ना, एक ही वो उसकी नहीं, शराब बंदी होनी चाहिए। गुजरात से आते थे और उस समय उनके बहुत जोक्स भी चले थे। तो शराबबंदी को 1 अप्रैल 1977 से जैसी ही सरकार आई, उसने अपने पहले कुछ निर्णयों में, पहले कुछ डिसीजंस में देश में शराबबंदी हो गई थी। तो वो भी एक बड़ा डिसीजन था। फिर चरण सिंह कैसे रिज़ाइन करते हैं अप्रैल 78 में, और उस रिज़ाइन करने का एक बड़ा कारण ये था कि जैसे आजकल आप नहीं देखते हैं, आजकल कहा जा रहा है ना सीबीआई, ईडी, ये सब लोग बहुत हैं, वो भी मैंने मेंशन किया कि कैसे उस समय सीबीआई का उपयोग मुरारजी देसाई के लड़के कांति भाई देसाई, और एक बड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रेस में मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे कंटेंडर जगजीवन राम थे, जगजीवन राम के लड़के सुरेश कुमार के आपत्तिजनक तस्वीरें कैसे खुशवंत सिंह ने प्रोवाइड कराई, कैसे वो सूर्या में मेनका गांधी की मैगजीन निकलती थी, कैसे उसमें छपी, ये सब, और ये कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई का या सेंट्रल एजेंसीज का कैसे यूज़, मिसयूज़, अब्यूज़, जो भी आप कह दीजिए, वो हुआ था। तो ये उस समय से चला आ रहा है। फिर मैंने 19 दिसंबर 1978 को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही है कि इंदिरा गांधी, हाँ, एक चीज़ मैंने और इसमें मेंशन की, जो मैं अभी भी मानता हूँ कि लोग ये कहते हैं ना कि ये इस समय इवेंट बहुत हो रहे हैं, बीजेपी इवेंट बहुत करती है, मोदी जी इवेंट के मास्टर हैं। मेरे हिसाब से इवेंट की जननी अगर कोई कहेगा तो 3 अक्टूबर 1977 में जब सीबीआई अरेस्ट करने आती है इंदिरा गांधी को, तो वो मैंने खूब डिटेल में लिखा है, कैसे इंदिरा गांधी 4-5-6 घंटा लेती हैं, कैसे संजय गांधी, मेनका गांधी, राजीव गांधी, बंसी लाल, ये सब लोग रख के कैसे माहौल बनाते हैं, कैसे इंदिरा गांधी बाहर आती हैं, उनको लगता है कि अभी माहौल बना नहीं है, फिर वापस जाती हैं। मतलब वो जो होता नहीं कि वो एक बिल्डअप होता है और फिर इंदिरा गांधी निकल के अपने को अरेस्ट करवाती हैं। हालांकि दूसरे दिन वो छूट जाती हैं, वो भी मैंने किया। एक मैंने और ज़रूरी चीज़, क्योंकि इसलिए जो पॉलिटिकल इतिहास को समझना चाहते हैं इस देश में, 19 दिसंबर 1978 में, और ये चरण सिंह की जिद थी कि मुझे इनको जेल भेजना है, मुझे इनको, तो उसमें 1970 ये, अच्छा, इस बीच ये क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शन चिकमंगलुरु से जीत के आ जाती हैं। चिकमंगलुरु से जब ये इलेक्शन जीत के आ जाती हैं, अब ये पार्लियामेंट के अंदर बैठने लगती हैं। तो इनको 19 दिसंबर 1978 में, वो भी मैंने ठीक से कोट किया है कि शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, और इनको 1 दिन की सज़ा दी गई थी, और सज़ा ये थी कि जब तक पार्लियामेंट रहेगी, लेकिन टेक्निकली उनको सज़ा दी गई। उसके बाद चरण सिंह फिर एज फाइनेंस मिनिस्टर वापस आते हैं, और मतलब वो कैबिनेट में आ जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि मधुलिमय ये ड्यूल मेंबरशिप को लेके जो दो था ना, कि आप आरएसएस के भी मेंबर रहेंगे, जनता पार्टी के, इसको लेके मधुलिमय के अपने वो थे विचार, और मधुलिमय को बिल्कुल क्लियर था कि जनसंघ का असली ध्यान यह है कि वो किसी तरह से जनता पार्टी के ऊपर हावी होकर उसके ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े, क्योंकि बाकी लोग ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बिल्कुल ही वीक थे। तो मधुलिमय इस सवाल को उठाते हैं कि भाई ड्यूल मेंबरशिप नहीं होगी, या तो आप आरएसएस के मेंबर रहिए या जनता पार्टी के रहिए, और इस सवाल पे फिर मामला गर्म होने लगता है। जो मुरारजी देसाई, अब क्या है कि जब चरण सिंह जब सेकेंड इनिंग में आते हैं, तो चरण सिंह के पर कैसे काटे जाएं। मुरारजी देसाई के पास अपना तो क्लाउड था नहीं, तो वो फिर जाके जनसंघ की मदद लेते हैं, वो भी मैंने बताया है। और जनसंघ की मदद लेके वो किस तरह से
राम नरेश यादव की जगह बाबू बनारसी दास को उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। किस तरह से कर्पूरी ठाकुर को हटा के रामशरण दास को बनाया जाता है। मतलब जो कल तक इनके दुश्मन तो नहीं बोला जाएगा, जो विरोधी थे, उनको ये अपने साथ रख के चरण सिंह को ठीक करने के लिए करते हैं। और देवीलाल को हटा के हरियाणा में भजन लाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब इस समय एक चीज़ और साथ में चल रही है जो मैंने इसमें बताया है, राजनारायण जी संजय गांधी के साथ अपना एक वो, अब राजनारायण जी ने उनकी माता जी को हराया था रायबरेली से, उनकी माता इतना बड़ा था, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग मिलके अपना काम धाम ये करने लगते हैं कि कैसे मोरारजी देसाई की सरकार को हटाया जाए। मैं एक इंसिडेंट और भूल गया हूँ आपको बताने का, चिकमंगलुरु से कैसे इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं, वीरेंद्र पाटिल को कैसे जॉर्ज फर्नांडिस और रामकृष्ण हेगड़े चूँकि कर्नाटक के थे, इन लोग कैसे इसमें होते हैं कि हम इसको जिताएंगे। वहाँ के पहले बड़े जो एक्टर थे राजकुमार, उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे जॉर्ज साहब और हेगड़े साहब, लेकिन वो मानते नहीं, तो फिर ये वीरेंद्र पाटिल जी को लड़ाते हैं। अब कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों की भी बात थी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जुलाई 1979 में, उसको अब बहुत जिक्र कई जगह है। जॉर्ज फर्नांडिस लास्ट डे शायद 14 जुलाई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ 79 में, एक लंबा भाषण देते हैं और डिफेंड करते हैं मोरारजी देसाई की सरकार को, और उस भाषण को वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। और वही जॉर्ज फर्नांडिस 14 जुलाई को ये होता है। 15 जुलाई को मोरारजी देसाई जानते हैं, 15 जुलाई को संडे रहता है, जानते हैं कि मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं, मतलब जीत नहीं पाऊंगा, तो वो रिजाइन कर देते हैं। और जॉर्ज साहब 16 जुलाई को चरण सिंह एक नई पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी एस, और जॉर्ज साहब मोरारजी देसाई को छोड़ के जॉर्ज साहब मधुले में सब लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये भी एक अजीब सी अद्भुत बात है कि ये कितनी जल्दी पार्टी बदलते हैं लोग, ये भी देखने वाली बात थी। और फिर चरण सिंह कैसे अपनी स्टेक करते हैं क्लेम कि आई विल बी दी प्राइम मिनिस्टर। और वो आप लोगों को जो नए, मतलब मैं स्पेशली, मैंने पहले भी कहा है कि मैं यंगस्टर्स को मैंने सोचा है कि उनको ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि चरण सिंह की जो लिस्ट जाती है उसमें जनता पार्टी एस तो उनकी अपनी पार्टी होती है, उसके शायद 75 एमपीज़ रहते हैं। बाकी कौन कौन एमपीज़ का सपोर्ट लेटर वो देते हैं प्रेसिडेंट को? कांग्रेस हो, मतलब कांग्रेस जो पुरानी वाली कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी वाली। अब एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस, और उस कांग्रेस में इतना विरोध है, लेकिन यहाँ चरण सिंह को बनाने के लिए सीपीएम, एडीएम के, ये सबकी मिली जुली लेके ये एक चिट्ठी वहाँ देते हैं। कांग्रेस आई सिर्फ इसमें ये कहती है कि अपने रिटर्न लेटर में वो प्रेसिडेंट को लिखती है कि भाई हम ये सपोर्ट चरण सिंह को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जनसंघ को इससे बाहर रखना चाहते हैं, सरकार से बाहर रखना चाहते हैं। अब क्या होता है कि ये जब हो जाता है तो मोरारजी देसाई रिज़ाइन कर देते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के जो नेता पद है उससे भी इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो जगजीवन राम आ जाते हैं। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह का एक इम्पॉर्टेंट वो है कि इंदिरा गांधी की तरफ से ये शर्त आती है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं सब हटाए जाएंगे। वही चरण सिंह जो इसको प्रेस्टीज इशू बनाए लिए थे कि नहीं मुझे तो इंदिरा गांधी को जेल भेजना ही भेजना है, वो सारे केसेस विड्रॉ किए जाते हैं और उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी सपोर्ट वापस ले लेती है। इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आई सपोर्ट वापस ले लेती है और चरण सिंह साहब 23 दिन के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद पे रह के वो बाहर हो जाते हैं। ये सारी जो कथा है जनवरी 1977 में शुरू होकर जुलाई अगस्त 79 में ख़त्म होने वाली, ये 80 में ख़त्म होने वाली, ये 34 मंथ्स की है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 34 महीने में ये पूरा एक्सपेरिमेंट, माफ़ कीजिएगा 1979 है वो, 80 नहीं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मतलब इट इज़ अ एक्सपेरिमेंट ऑफ 34 मंथ्स। और मैंने एंड इस जगह से किया है क्योंकि जेपी को एक तरह से ट्रिब्यूट है ये। जेपी डाइड ऑन 8 अक्टूबर 1979। उनके सामने उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का सपना देखा। उन्होंने जो सपना देश की आज़ाद होते समय उनको लगा था कि देश हमारा एक दूसरे रास्ते पे चलेगा, नहीं चला था। उनको दोबारा वो सपना देखने के लिए 1974-75 में लगा कि नहीं, शायद हम इस बार देश को सही दिशा दे पाएंगे। वो सपना भी टूटा और जेपी डाइड जब उनके सारे सपने
समाप्त हो चुके थे। मैंने बुक को यहाँ पे 7th चैप्टर है। मैं आपसे एक और चीज़ शेयर कर लूँ कि बुक इस समय अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर में आ गई है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इसको थोड़ा आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको पढ़िए, और थोड़ा अगर हो सके तो रिव्यूज़ भी अपने जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ रिव्यूज़ भी थोड़े डालते रहेंगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा। मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा कि इसमें क्या कमी थी, जिससे कोई आगे अगर किताब लिखूँ तो उसमें वो कमियों को दूर करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।